नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसा बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। मैडम जी, आप क्या देख रही हैं? यह महंगी साड़ियाँ खरीदना आपके बस की बात नहीं है और यह सिल्क की साड़ी पूरे 30,000 की है। आप लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आप उधर जाइए, आप लोगों के लिए सेल की साड़ी लगी हुई है। आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और यह साड़ी जो आप देख रही हैं यह बिक चुकी है। अरे, आप कैसे सेल्समैन हैं? आपको कस्टमर से बात करने का तरीका नहीं मालूम है? मीना और उसका पति गुस्से में तमतमाते हुए बोले। उसी समय एक 50 लाख की गाड़ी से एक औरत महंगी साड़ी, आंखों पर काला चश्मा पहने उतरती है। सबकी नजरें सिर्फ शारदा जी को ही निहार रही थी, पर जैसे ही मीना और अरुण की नजरें शारदा जी पर पड़ी, दोनों की आंखें मानो चौधिया गई हों, जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, जैसे इशारों ही इशारों में पूछ रहे हों, यह कैसे संभव है। सभी लोग उनकी तरफ नजरें गड़ा कर देखने लगते हैं। सेल्समैन उनको कुर्सियां ऑफर करता है और सब उनको चाय पानी पूछने लगते हैं और शारदा जी नोटों की गड्डियां थमाते हुए महंगी महंगी 50 साड़ियां खरीदकर गरीब लड़कियों के विवाह के लिए दे देती हैं और सब लोग उनके इस नेक काम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तालियां बजाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। उन्होंने अपने गले से एक सोने की चैन निकाली और एक गरीब लड़की के गले में पहना दी। यह देखकर तो अरुण और मीना को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। कुछ ही देर बाद शारदा जी अपने असिस्टेंट के साथ वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। लेकिन अरुण और मीना के दिमाग की बत्ती तो जैसे आज फ्यूज ही हो गई थी और अरुण तो जैसे दांत पीसकर रह गया था। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? अरुण ने अस्पताल के रिसेप्शन में कहा। सर, इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। मैं उसे बुला देती हूँ, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफी कमजोर है, बच्चे को वह अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता, क्योंकि घर पर एक और बच्चा है मेरा, अरुण ने कहा। फिर वह रिसेप्शनिस्ट एक आया को बुलाती है जो काफी बुजुर्ग और कमजोर सी दिख रही थी। अरुण उन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल की जरूरत है, यह क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेगी? आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, अरुण ने कहा। सर, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सिर्फ यही एक आया उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतजाम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ हाँ, मैं ही इंतजाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतजाम कर लूँगा। फिर वह आया गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनते अरुण चौंक जाता है और जब वह शारदा का चेहरा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ओह, तो आप हैं? पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं रखना तुम्हें आया, जाओ यहाँ से। वो बुढ़िया अरुण के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी और ना ही इस बूढ़ी चमड़ी पर जाना, इस बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है, उस बुढ़िया शारदा जी ने कहा। अरुण के पास वैसे भी अभी शारदा जी को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। पर अरुण शारदा जी को देखकर चौंका क्यों? क्योंकि वो बुढ़िया और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ थी, जो यहाँ आया का काम करती है। खैर, अरुण ने उसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार
अपनी पत्नी मीना से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, मीना, गजब हो गया। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का नाम बताया। तुम यकीन नहीं करोगी, वह मेरी माँ है। क्या मम्मी जी यहाँ? वह भी आया? मीना ने कहा, हाँ, क्या करूँ, इतनी रात हो गई है। सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया तो बस यह बुढ़िया ही उपलब्ध है। अरुण ने कहा, सुनो, यह तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होगा। मैं तो कहूँगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं। हमें ऑल टाइम और फुल टाइम आया मिल जाएगी, वह भी मुफ्त में। मीना ने कहा, पर हमारे इतना करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ जाएगी? अरुण ने कहा, अरे, हमें जरा सा माफी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो पीट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएगी। वैसे भी इस आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश होगी यह काम करके। वहाँ घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभालेगी। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं आज रात के लिए उन्हें रख लेता हूँ। इसी बीच तुम कुछ करके उन्हें हमारे साथ चलने को राजी कर लेना। अरुण ने कहा, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। मीना ने कहा, उस रात शारदा जी ने अपना काम बखूबी किया। फिर मीना ने कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपको घर से निकालने के बाद हम बड़ा पछताए। यह तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे, पर आप इन्हें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हमने अखबारों में छपवाया, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे इतना ढूंढा? शारदा ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपको अब यह सब काम करने की जरूरत नहीं, मीना ने कहा। शारदा जी खुश होकर कहती हैं, ठीक है बहू, मैं यहाँ बात बाहर कह कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और यहाँ काम भी नहीं करूंगी। यह कहकर शारदा जी वहाँ से चली जाती हैं। शारदा जी जाकर उस रिसेप्शनिस्ट से पूनम से कहती हैं, मैडम जी, मैडम जी। पूनम ने कहा, अब तो यहाँ पर कोई नहीं है मैम, फिर क्यों आप मुझे मैडम जी कह रही हैं? देखो पूनम, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे, ताकि किसी को कोई शक न हो। जब तक मैं कहूँ तुम मुझे मैम मत कहना। शारदा जी ने कहा, पर मैम, आप उनके सामने ऐसे बनकर क्यों गई, जबकि आप यहाँ की मालकिन हैं? ये लोग कौन हैं? पूनम ने पूछा। मेरे बेटे बहू हैं, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध नहीं ली, न जाने मुझ पर कितने ही अत्याचार किए। शारदा जी ने नम आंखों से कहा। फिर आज यह तो आपसे माफी मांग रहे थे, लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आपने इन्हें अपने बारे में बताया? पूनम ने कहा, नहीं पूनम, यह लोग सुधरे नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे बहलाकर मुफ्त की नौकरानी अपने घर ले जाना चाहते हैं, और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन लोगों ने मुझे भूखे तड़पाया है, एक एक रोटी कुत्ते की तरफ फेंक कर देते थे, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे बहुत मारती थी। कहते कहते शारदा जी की आंखें भर आई। अब मैं इनके साथ ऐसा ही खेल खेलूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब इन्हें मैंने यहाँ देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करना है सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। शारदा जी ने कहा, पर मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची, इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया? पूनम ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है पूनम, तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, फिर कभी। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ।
यह याद रखना और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल न खुल जाए, शारदा जी ने कहा। उसके बाद शारदा जी अरुण और मीना के साथ उनके घर चली जाती हैं। घर में घुसते ही मीना कहती है, मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए और डेटॉल से पोछा करना, उसके बाद खाना बना लीजिएगा। पर बहू, कल मुन्ने ने पूरी रात जगाई, पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर दूंगी। शारदा जी के ऐसा कहते ही मीना बोल पड़ती है, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे किसी कंपनी की सेठानी हो। वह तो शुक्र मनाइए, वहाँ अस्पताल में लोगों की गंदगी, गंदे कपड़े की सफाई के काम से बचा लिया मैंने आपको। और अब तो यहाँ ज्यादा नखरे दिखाएं तो वापस वहीं फेंक आऊंगी। जाइए और जो कहा है वह कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ। यह कहकर शारदा जी काम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद मीना उसी क्लिनिक में अपना चेकअप करने जाती है, तो साथ में शारदा जी मुन्ने को लेकर जा रही थी। इधर मीना और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर शारदा जी पूनम और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही होती हैं। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई मुझे, आज बताइए ना, आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? पूनम ने पूछा। शारदा जी बोली, पूनम, ये सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे से मैं एक नर्स थी, इसीलिए घर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था। तो घर पर अरुण को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी राशन की दुकान थी जिस पर किसी को नौकर रख कर अरुण के पापा अरुण को संभालते थे। जब वह गुजरे तब अरुण अपनी 12वीं परीक्षा देने वाला था, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ दुकान संभालने लगी ताकि अरुण और घर दोनों को संभाल पाऊं, और संभाला भी। फिर समय बीतता गया और अरुण को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने भी सोचा चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही जरूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। फिर अरुण ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था। पुराना घर बेचकर हम पॉश इलाके के बड़े घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में तो सब बढ़िया ही था, पर धीरे धीरे मीना की आंखों में मैं चुभने लगी। उसे अपनी सहेलियों से मुझे मिलवाने में शर्म आने लगी। अब अरुण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। अरुण के ऑफिस जाते ही वह मुझसे घर का सारा काम करवाती। जब अरुण ऑफिस से आता तो उसके सामने भोली बनकर खाने की थाली खुद परोसती और ऐसा दिखाती जैसे सारा काम वह खुद करती है। अरुण से कहती, आज अकेले काम करके पूरा बदन चूर चूर हो गया है। अरुण उसकी बात को सच मानता कि पूरा दिन मेरी बीबी पसीने में भीग कर काम करती है और माँ आराम करती है। मुझे सबके सामने उल्टी सीधी बातें सुना देता। दोनों के खाने से जो जूठन बचता वही जूठा मुझे खाने को देते थे। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन का बोलकर हफ्तों के लिए घर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें लगा जब किचन में ताला लगा है तो सिर्फ पानी के सहारे माँ कितना दिन जिंदा रहेगी। मैं भूख से रोने लगती थी, पर कौन मेरी बात सुनता। घर में बाहर से तो ताला लगा था। एक दिन मैंने खिड़की से अपने पड़ोसियों को आवाज लगाया। हालांकि मैं पड़ोसियों से घर परिवार की बदनामी के कारण कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर पेट की भूख के आगे मैं सब कुछ भूल गई थी और फिर मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। आनन फानन में पड़ोसियों ने मेरे घर का ताला तोड़ा और अंदर आए। मैं भूख से छटपटा रही थी और बेहोश हो गई थी। उन्होंने मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया और मेरे बेटे को फोन कर यहाँ तक कि पुलिस तक में जाने की धमकी दे डाली।
तो उस वक्त मेरे बेटे बहू ने यह कहकर बात को संभाल लिया कि गलती से हुआ है। रास्ते में तबीयत हमारी खराब हो गई थी, इसीलिए 2-4 दिन होटल में ही रुकना पड़ा। पर यह सब झूठ था। घर आते ही उन्हें मेरे अस्पताल का लंबा बिल भरना पड़ा। उल्टा मेरा पड़ोस से मदद लेने पर अरुण और नाराज हो गया। बहू ने कमरे में बंद करके मुझे बाल खींचकर बहुत मारा। बहू के सर पर तो खून जैसे सवार था। मेरा हाल चाल नहीं लिया कि मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ कि मर गई। गुस्से में तमतमात कर मीना बोली, पड़ोसियों से मेरी शिकायत करती हो? क्या सोचा था कि यह लोग तुम्हारा साथ देंगे? हमने सोचा था घर में पड़े पड़े तुम दम तोड़ दोगी, लेकिन उल्टा मेरे पैसे खर्च कर दिए। पैसे क्या तेरे बाप भरेगा? मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहोगी। बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, अब तू जिए या मरे हमें कोई परवाह नहीं। बस मेरा पिंड छोड़ दो, चाहे मरो या गंगा में कूद पड़ो या जहन्नुम में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के यह कहते ही मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत ही निकल गई उस घर से। पर जाऊंगी कहाँ? यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठी लोगों को बस देख रही थी। एक जगह लोगों की भीड़ और शोरगुल सुन भाग कर वहाँ गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया है और किसी ने एम्बुलेंस बुलाया है। मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कनें अच्छी तरह देखी, तुरंत उसे CPR देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ, यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन शुरू होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? पूनम ने पूछा। मतलब जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी वह खुद एक डॉक्टर था, पर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसका नाम था डॉक्टर महेश अग्रवाल। क्या मतलब हमारे सर? पूनम ने चौंकते हुए कहा। हाँ पूनम, डॉक्टर सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया तो और वो भी अब अक्सर बीमार रहने लगे थे, तो मेरे काम और लगन को देखकर उन्होंने मुझे इस अस्पताल की 50% मालकिन बना दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और अकेले पाल पोस कर इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की और आज इस अस्पताल को सब मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैं आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? पूनम ने कहा। पूनम, पहले तो मैं उस पर आश्रित थी तो उसके अत्याचार सहती रहती, पर अब मुझे उनको उनकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे बचपन में आया के पास रख कर या उसे घर पर अकेले रख कर अपना करियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। बस इसीलिए उनके साथ गई ताकि दोनों को अच्छा सबक सिखा सकूं। चलो अब मैं भी चलती हूँ। उसके बाद शारदा जी मीना के साथ घर वापस आ जाती है।
घर में घुसते ही मीना ने कहा, मम्मी जी जाकर खाने की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मेरे और मुन्नी की मालिश कर दीजिएगा। वह मैं तो भूल ही गई, रिंकी को बस स्टॉप से भी लाना है, पहले रिंकी को ले आइए। शारदा जी रिंकी को लाने के बाद घर पर आकर खाने की तैयारी करने लगती हैं। शाम को अरुण घर पर ही था कि कुछ लोग घर पर आते हैं। वह अरुण को कहते हैं, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पर है, तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फ़ायदा यह होगा कि आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 30 लाख कैश भी मिलेगा। यह सब सुनकर अरुण और मीना हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। तो अरुण कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या, जो हमें उल्लू बनाने चले आए? सर यह सारा काम रिटर्न में होगा, और अगर आप अभी हाँ कहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत 5 लाख रुपए दे देंगे, ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। यह सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करो, वरना हम यह ऑफर इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नए फ्लैट, वह भी 2-2, एक में हम रहेंगे, एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन 50 लाख से खुद का नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। मीना ने कहा, पर कहीं यह फ्रॉड निकले तो? अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर ले? अरुण ने कहा, पर उन्होंने कहा तो सही कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वह तुरंत हमें 5 लाख रुपए देंगे। मीना ने कहा, अगर हम अभी हाँ करेंगे तो अभी आप 5 लाख रुपए देंगे? अरुण ने उस आदमी से पूछा। हाँ सर, आप हाँ कर इस पर साइन तो कीजिए, 5 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उस आदमी ने कहा। जैसे ही अरुण हाँ करके कागजात पर साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला जाता है। अरुण खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर देता है। फिर कुछ दिन बाद इधर अरुण अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और एक दिन मीना शारदा जी से कहती है, मम्मी जी अब आप वापस चली जाइए उसी अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनुष्यत नहीं चाहिए। पर बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? अब मुझे इस घर से मत निकालो, मीना बोली। चुप कर बुढ़िया, वरना इस बार तुझे किसी नाले में फेंक आऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने शारदा जी का हाथ कसकर जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी कि तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से मीना एकदम से सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से शारदा जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि वो जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि शारदा जी ने मीना के गाल पर जड़ा था। मीना तो अभी भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर शारदा जी को देख रही थी। इससे पहले अरुण कुछ कहता, शारदा जी ने अपना सामान लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही अरुण मीना एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर वही सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अरुण कहता है, तो कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा? सर, हमारा काम पूरा हो गया है, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही अरुण कहता है, हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े का घर का इंतजाम कर लिया है, फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? तो वो आदमी बोला, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह अब हमारी मैम का है, उनके नाम जिनके नाम आपने यह घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मैम? किसके नाम पर हमने
अपना घर किया? अरुण ने आश्चर्य से पूछा कि तभी अचानक वहाँ एक फॉर्च्यून गाड़ी आकर रुकी। तो उस गाड़ी से आवाज आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। अरुण और मीना ने जैसे ही उस गाड़ी पर नजर डाली तो शारदा जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज ये शारदा जी नौकरानी के भेष में नहीं बल्कि उनके तन पर कम से कम 30,000 की बनारसी सिल्क साड़ी थी और आंखों पर काला चश्मा था। मीना और अरुण की तो आंखें ही फटी की रह गई कि अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर ये सब कैसे हुआ? एक आदमी बोला, सर यही है हमारी मैडम जिन्होंने आपका घर खरीदा है और शुक्र मनाओ तुम्हारे बच्चों का सोचकर उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिया, वरना तो तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मंगवाना पड़ता। क्या आपने यह सब किया? पर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी वोरी तो नहीं कर ली ना? अरुण ने आश्चर्य से शारदा जी से कहा। तभी उनका एक आदमी बोला, ए मिस्टर, तमीज से बात कीजिए आप। अरे यह क्या चोरी करेंगी? जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ यह उस अस्पताल की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या जरूरत है? उस आदमी ने कहा। अभी तक तो अरुण और मीना पहले झटके से ही नहीं संभले थे कि एक और जोर का झटका जोरों से लगा। अरे यह तो वहाँ एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। मीना ने कहा, उल्लू कौन बनाया, किसको बनाया, यह तो पता ही चल जाएगा। सबसे पहले यह घर खाली करो, शारदा जी ने कहा। तो अरुण बोला, आप कौन होती हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? कि तभी अरुण के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। शारदा जी गुस्से में बोली, वो एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज ये शारदा बेबस नहीं है। खबरदार जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों के हलक से जुबान खींच लूंगी। उन्होंने दोनों का हाथ कस कर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर से बाहर निकालकर तुरंत ताला लगा दो और चाबी मुझे दो। माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए शारदा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन शारदा जी की ममता जैसे अब कहीं दफन हो गई थी। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आया और अपनी कार में बैठी वहां से चली गई। अरुण और मीना तो अभी भी हैरान ही थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया आज वह यहाँ कैसे पहुँच गई। पर अफसोस अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शारदा जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने शारदा जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। धोखे से उनका घर अपने नाम करवाया था और आज किस्मत ने उन्हें मौका दिया कि वो अपना घर उनसे ही छीन ले। कुछ दिन बाद मीना अरुण बाजार से कुछ सामान लेने जाते हैं और घूमते घूमते मीना की नज़र एक साड़ी पर पड़ती है जिसे देखकर उसका प्राइस जानने के लिए शोरूम में घुसती है कि तभी शारदा जी अपनी कार से उतरकर महंगी महंगी साड़ियाँ उस शोरूम से गरीब लड़कियों के विवाह के लिए खरीद लेती हैं। लेकिन अपने बेटे बहू को वह ताकती तक नहीं कि बेटे बहू उनके ठाठ को देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, शारदा जी ने आया बनकर क्या सही किया अपने बेटे बहू के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।